नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश से लव जिहाद को लेकर बड़ी खबर आई। लव जिहाद का जिक्र तो कई बार होता है, लेकिन आज लव जिहाद के चौंकाने वाले सबूत सामने आए। मुस्लिम लड़कों का इस्तेमाल करके हिंदू लड़कियों को दोस्ती के जाल में फंसाने और उन्हें शादी का झांसा देने के प्रूफ सामने आए। यह भी पता चला कि फंसाने के बाद लड़कियों को वेश्यावृत्ति के घिनौने दलदल में धकेला जाता था और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस काम में इस्तेमाल के लिए मुस्लिम लड़कों को एडवांस में लाखों रुपए देकर इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये सब किसी फिक्शन जैसा, किसी फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इंदौर में इस बात के प्रमाण सामने आए। लव जिहाद के आरोप में कांग्रेस से एक पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कारनामों की गंभीरता को देखते हुए इस लोकल लीडर के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। अनवर कादरी नाम के इस कांग्रेसी पार्षद की पुलिस को बड़ी बेताबी से तलाश है। अनवर कादरी पर पहले से ही डकैती, हत्या की कोशिश, अश्लील बयानबाजी, मंदिरों पर हमले, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन जुर्मों में कई केसेस दर्ज हैं। अनवर कादरी फिलहाल फरार है। इंदौर पुलिस ने अनवर कादरी पर इनाम घोषित किया है। इसके पीछे कौन है, उसकी फंडिंग कहां से होती है, ये सारे राज तो कादरी की गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे। लेकिन पहले राउंड में जो खुलासे हुए वो भी चौंकाने वाले हैं। सारा मामला अनवर कादरी के गिरोह के चक्कर में फंसी 2 लड़कियों की शिकायत के बाद सामने आया। अगर ये लड़कियां पुलिस के पास जाने की हिम्मत न जुटाती तो शायद लव जिहाद की साजिश का खुलासा कभी न हो पाता। अनवर कादरी का मोडस ऑपरेंडी क्या था? वो हिंदू लड़कियों को निशाना क्यों बनाता था? लव जिहाद के लिए उसे करोड़ों रुपए कहां से मिलते थे, कौन देता था? और यह शख्स पुलिस की नजर से बचकर कैसे भाग गया? इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा आज की बात में। इस शख्स की तस्वीर पहले आपको दिखाता हूं, ध्यान से देख लीजिए। नाम है अनवर कादरी। मध्य प्रदेश की पुलिस इसकी तलाश कर रही है। अनवर कादरी इंदौर का लोकल लीडर है, कांग्रेस का पार्षद है। लेकिन हैरानी की बात है कि अनवर कादरी अपने नाम के आगे डकैत लगाता है। इंदौर के लोग इसे अनवर कादरी उर्फ डकैत के नाम से ही जानते हैं। पहले ये डकैती डालता था, लेकिन अब इसने हिंदू लड़कियों की इज्जत पर डाका डालना शुरू कर दिया। कहने को तो ये नेता है, लेकिन ये लव जिहाद का रैकेट चलाता है। गरीब परिवार के मुस्लिम लड़कों को हिंदू बनाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करने को कहता है। हिंदू लड़कियों को घुमाने फिराने और गिफ्ट देने के लिए मुस्लिम लड़कों को लाखों रुपए की फंडिंग करता है। हिंदू लड़कियों से शादी करवाता है और बाद में लड़की को सेक्स रैकेट के धंधे में धकेल देता है। जो मैं कह रहा हूं, यह कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये कबूलनामा है उन लड़कों का जो लव जिहाद के केस में पकड़े गए हैं। ये लड़कों को अनवर कादरी ने हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए लाखों रुपए दिए। इसके सारे सबूत सामने आए हैं। इंदौर पुलिस ने साहिल शेख और अल्ताफ शाह नाम के 2 लड़कों को पकड़ा। इन दोनों ने हिंदू नाम से सोशल मीडिया पर प्रोफाइल क्रिएट किए। साहिल ने अपना नाम अर्जुन रखा और अल्ताफ ने राज के नाम से प्रोफाइल बनाई। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में झूठी इंफॉर्मेशन दी। साहिल कार के शोरूम में हेल्पर का काम करता था, जबकि अल्ताफ घरों में रंगाई पुताई का काम करता था। दोनों ने हिंदू लड़कियों से दोस्ती की, उनको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन जब लड़कियों को साहिल और अल्ताफ की हकीकत पता चली तो लड़कियों ने पुलिस में शिकायत की। साहिल और अल्ताफ पकड़े गए। इन दोनों ने पुलिस स्टेशन में कैमरे के सामने कबूल किया कि उन्हें अनवर कादरी ने अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए पैसे दिए थे। कुल 3 लाख रुपए देने का वादा किया था और एडवांस के तौर पर साहिल को 1 लाख और अल्ताफ को 2 लाख रुपए दे दिए थे। आश्चर्य की बात है कि अनवर ने इन लड़कों को यह भी बता दिया था कि वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लें, लेकिन लड़कियों को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के काम में डालेगा। नाम बोल तेरा? साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ है? मुनि बाबा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता है? काम
कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है मेरा, अल्ताफ साहब। पापा का नाम बोल। मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मंजूर आश्रम के काम क्या करता है? कलर का काम करता हूँ। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। वो अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के और लिए? बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। ले फोटो वीडियो बता। निकाल। कहाँ की लड़की है? मंदिर और बता। कितना टाइम हो गया तेको? बात करते हो? हाँ 5-6 साल से। मेरे को भी इतनी हो गया भैया। बता। लोन बता रहा हूँ। तेरे साथ वाला था फोटो? साहिल शेख और अल्ताफ 2 लड़कियों की शिकायत के बाद पकड़े गए। इन दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो तो छोटा मोटा काम करते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं कि नए नए कपड़े खरीदें, लड़कियों को गिफ्ट दें, उन पर पैसा खर्च करें। उन्हें अनवर कादरी ने रुपए दिए और कहा था कि हिंदू लड़कियों से दोस्ती करो, उन्हें अपने जाल में फंसाओ। और इसके बाद अनवर कादरी को इस मामले में आरोपी बनाया गया, उसके खिलाफ NAC भी लगाया गया है। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद अनवर कादरी फरार हो गया। ये इसमें 2 फरियादियां थी जिनके द्वारा एक केस रजिस्टर कराए गए थे, अलग अलग केस थे। उसमें ये बताया गया था कि उनके साथ नाम बदलकर उनके साथ और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे, दुष्कर्म का किया गया था उनके साथ। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में 2 अलग अलग केस रजिस्टर्ड हुए थे। दोनों ही केस में जो 2 आरोपी थे, जो कि साहिल शेख और अल्ताफ शाह, इन दोनों को उसमें अरेस्ट कर लिया गया था और उसमें दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया था। पूछताछ में और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। पूछताछ में ये बात सामने आई कि इसमें एक जो पीछे जो आपराधिक जो षड्यंत्र किया है, उसमें एक अनवर कादरी नाम का जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल है। तो उसको भी इन दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया, 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र का, एवं इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत उसमें धाराएं लगाई गई थी। और उसके बाद उस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए, चूंकि 2 आरोपी अरेस्ट हो गए थे, इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है अनवर कादरी, उसकी अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है। तो उसकी अरेस्ट करने के लिए DCP जोन 3 के द्वारा जो थाना बाड़ंगा का मामला था, इसमें इसकी गिरफ्तारी के लिए भी 10,000 रुपए का नगद इनाम किया गया था। उसकी लगातार उसकी जो पुलिस की टीम है लगातार कोशिश कर रही है उसकी अरेस्टिंग करने के लिए। और इसी बीच जो थाना जो कि इसका जोन 4 का थाना है, जहाँ से उसका एक NSA का प्रकरण बनाकर भेजा गया था DM महोदय के पास, और DM सर के द्वारा उसको भी उसको NSA उसका कर दिया गया है, उसका वारंट भी जारी कर दिया गया है। तो अब इसकी तलाश है अनवर कादरी की, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लव जिहाद के इस केस के खुलासे के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने पुलिस से इस मामले में सख्त एक्शन लेने और अनवर कादरी के पूरे रैकेट का पता लगाने की मांग की। इंदौर का मामला ये है कि 2 युवक लव जिहाद में पकड़े थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने हमको 2 लाख रुपए दिए हैं। एक लड़के ने बताया मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं। दोनों लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनसे उनका शारीरिक शोषण करके उनको देह व्यापार में धकेलना, ये कार्य के लिए उससे पैसा मिला था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कैमरों के सामने बोला है। थाने में जब उनसे पूछताछ हुई तो उसमें भी उन्होंने खुलासा किया कि अनवर डकैत ने पैसा दिया हुआ है। और हमारे को तो शुरू से ही मालूम है कि जिस स्थिति में ये जो विधर्मी मुस्लिम लड़के रहते हैं और जिस स्थिति में आकर ये लव जिहाद का काम करते हैं, इनके पास नई बाइक, नई कपड़े, नए मोबाइल्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में का बिल भरना, ये सब जिनके घर से अगर आप देखें उनके घर पे ये स्थिति नहीं रहती कि वो 2 टाइम का ढंग का खाना खा ले, पर लव जिहाद के लिए जो उनको फंडिंग मिल रही है उससे बहुत अपना रहने का तरीका बदल देते हैं। लड़कियों को झूठे अपने सोशल मीडिया पर झूठी प्रोफाइल बनाकर, झूठे नाम लगकर, हिंदुओं का नाम रखकर ये लड़कियों को बरगलाते हैं। तो इस मामले में क्या उन्होंने अपना नाम हिंदू बताकर? बिल्कुल, इसी मामले में दोनों लड़कों ने अपना नाम हिंदू बताया था। अन्य कितने भी अगर आप लव जिहाद से प्रदेश के बाहर देखेंगे तो 99.99% हिंदू नाम से ये लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। लव जिहाद के लिए फंड करवाने वाले कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ आज इंदौर में महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अनवर शेख ने जो घिनौना काम किया है
उसके बाद पुलिस को तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस का नेता है, इसलिए कांग्रेस को भी अनवर कादरी की हरकतों का जवाब देना पड़ेगा। आज यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ यहाँ पर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम महिलाओं में काफ़ी रोष है कि जो उन्होंने यहाँ लव जिहाद को बढ़ावा देकर जो हिंदू बहन बेटियों के साथ किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। क्या वो हिंदू बहन बेटियों को इतना हल्का समझते हैं जो उन्होंने इस तरह का घृणित कार्य इंदौर में फैलाया है? मैं यह कहना चाहूँगी कि उन्हें तुरंत कांग्रेस से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वह माफ़ करने योग्य नहीं है। मतलब शब्द नहीं है कि क्या बोला जाए, इस तरह का कार्य उन्होंने किया है और उनकी संपत्ति को राष्ट्रसात करना चाहिए। मामला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, राजनीति का नहीं है। अनवर कादरी पर अलग अलग आरोपों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन हुआ, तब भी अनवर कादरी ने भारत विरोधी नारे लगाए थे। इस मामले में भी अनवर कादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब लव जिहाद का केस सामने आ गया, इसलिए अनवर कादरी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी डिविजनल कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने की मांग की है। अनवर कादरी इंदौर नगर निगम के पार्षद हैं और उनका लंबा इतिहास है अपराध करने का, और केवल लव जिहाद में शामिल होना नहीं, भारत माता के सम्मान के विरुद्ध में नारे लगने के आरोप लगना, कई सारी चीजों में लोगों को भ्रमित करना। तो उनका आचरण ऐसा है कि वो पार्षद बने रहना उनका अब शहर हित में नहीं है। इसलिए हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, कमिश्नर ने उस पर संज्ञान लेकर अभी कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है, और इस रिपोर्ट के आधार पर मुझे विश्वास है कि कमिश्नर सही निर्णय करते हुए उनको पार्षदी से हटाएंगे। साहिल और अल्ताफ जैसे लड़कों को अनवर कादरी लाखों रुपए दे रहा था, लेकिन सवाल यह कि अनवर कादरी के पास ये फंड कहां से आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अनिल नायडू का कहना है कि अनवर कादरी जैसे लोगों के पीछे सिमी और पीएफआई जैसे संगठन हैं। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर प्रकृति का मामला है कि फंडिंग कहां से आ रही है। ये इसके लिए तो देखो सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सरकार की जो बड़ी एजेंसियां हैं उनको पता करना चाहिए कि इनके पास फंडिंग कहां से आ रही है। पर ये तय है कि इस फंडिंग में सीमी और पीएफआई सरी के जो इनके संगठन है, जो हिंदू विरोधी संगठन है या वो सुनियोजित तरीके से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये फंडिंग उनके पास कहां से आती है ये जांच का विषय है। वो फंडिंग वितरित होती है जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद या अन्य किसी भी हिंदुओं के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए उनको पैसा दिया जाता। पर जो इनके पास मेन फंडिंग आती है मौलानाओं के पास, वो उसका जांच का विषय, जो कि सरकार को कड़े नियम लाकर, और जैसे भी सरकार को पता चलता है कि इनके पास फंडिंग आई है और इन्होंने पैसा बांटा है, तो उसकी जांच तह तक जाना चाहिए कि भैया ये जांच होना चाहिए कि इनके पास फंड कहां से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, देश में ही आ रहा है, या बड़े बड़े उद्योगपति जो मुस्लिम है वो फंडिंग कर रहे हैं। ये सब जांच का विषय सरकार का है। हम तो खुलासा, हमको लगेगा कि हमको कुछ तथ्य मिलते हैं कि हम तो सरकार को प्रोवाइड कराएंगे कि इसमें जहां से इनको फंडिंग आ रहा है इसकी जांच हो। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अनवर कादरी का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को पहले से मालूम है, वो सिमी से जुड़ा हुआ है और उसके खिलाफ कई तरह की शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं, इसलिए एक्शन तो होना हो। देखिए, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी इनकी बहुत सारी शिकायतें, पहले भी लोगों ने मुझसे कहा था कि सिमी से जुड़े हुए थे, और इनके बारे में काफ़ी वहाँ पर शिकायतें प्राप्त होती, प्लाटों के कब्जे की और दादागिरी करने की, ये सब उनकी शिकायतें प्राप्त होती हैं। अब ऐसे लोगों को अगर सरकार बख्शेगी तो फिर सरकार होने का मतलब क्या है? तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हमारी सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, इंदौर में जो मामला सामने आया है उसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने वाले आरोपी पर एनएसए लगा दिया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लव जिहाद जैसे मामले मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पहले भी हमने सख्त कानून बनाया है और धर्म स्वतंत्र कानून के तहत लोगों को सज़ा मिली है। इंदौर में जो मामला सामने आया उसमें फंडिंग से जुड़ा हुआ विषय है, तो जिसने फंडिंग किया उस पर भी सज़ा है। एनएसए की धाराएं लगाई गई हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से हुई है और इस पूरे मामले में यदि कोई दोषी होगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह के कोई भी अनर्गल कार्य मध्य प्रदेश में बर्दाश्त के बाहर है। कोई एक बदमाश कैसे पूरी कौम को बदनाम करता है, अनवर कादरी इसी का एग्जाम्पल है। कोई अपराधी कैसे लोगों को डराकर लीडर बन जाता है, अनवर कादरी इसी बीमारी का उदाहरण है। अनवर कादरी को इंदौर के लोग डकैत के नाम से जानते हैं। पहले ये शख्स लोगों के घरों में घुसकर छोटी मोटी चोरियां करता था, फिर डकैती करने लगा, इसलिए इसका नाम डकैत पड़ गया। अब इंदौर में इसका आलीशान बंगला है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पैसे और ताकत के दम पर अनवर कादरी स्थानीय नेता बन गया। इंदौर नगर निगम में पार्षद बन गया। अनवर कादरी छटा हुआ बदमाश है। इसके खिलाफ कुल 18 केसेस दर्ज हैं। इनमें दंगा करने, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने, लोगों पर हमला करने, भीड़ इकट्ठी करके हिंसा फैलाने, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील बयानबाजी करने, धार्मिक स्थानों पर हमला करने, हत्या की साजिश और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन जुर्म शामिल हैं। इसीलिए अब इंदौर की पुलिस ने उस पर एनएसए लगाया है, क्योंकि पुलिस भी जानती है इंदौर में अनवर कादरी का अच्छा खासा खौफ है। लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरेंगे। लेकिन अब इतने सारे सबूत मिल गए हैं, गवाह मिल गए हैं, ये बात मीडिया में आ गई है, इसलिए कादरी साहब भागे भागे फिर रहे हैं और पुलिस उनके पीछे है, उनकी तलाश में लगी है। इंदौर का लव जिहाद तो फिलहाल एक ऐसे व्यक्ति का है जो फरार हो चुका है, लेकिन यूपी के बलरामपुर में लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सलाखों के पीछे है और आज कोर्ट ने उसे और उसकी सहयोगी नसरीन को 1 हफ्ते के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। जमालुद्दीन ने धर्म परिवर्तन के नाम पर इस्लामिक मुल्कों से करोड़ों रुपए का फंड लिया। इससे जो प्रॉपर्टी बनाई, अब उस प्रॉपर्टी पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बलरामपुर में जमालुद्दीन की 40 कमरों वाली कोठी पर आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। कल जमालुद्दीन की हवेली का 50% हिस्सा गिराया जा सका था। आज 8 बुलडोजर लगाकर बाकी हिस्से को भी जमींदोज किया गया। इस्लामिक मुल्कों से मिले अरबों रुपए के फंड की जांच अब ईडी के हवाले कर दी गई है। ईडी के अफसर जल्दी ही जमालुद्दीन और उसके गिरोह के दूसरे मेंबर से पूछताछ करेंगे। अभी तक की जांच में पता लगा कि जमालुद्दीन ने गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देकर इस्लाम में कन्वर्ट कराया और इसके एवज में इस्लामिक मुल्कों से उसे करीब 100 करोड़ रुपए मिले। इसी काले पैसे से जमालुद्दीन ने अपना आलीशान मकान खड़ा किया। जमालुद्दीन उस छांगुर बाबा के इस किलेनुमा घर को तोड़ने में प्रशासन को काफ़ी मुश्किल पेश आई। 2 दिन से 8 बुलडोजर लगे हैं, लेकिन फिर भी यह घर पूरी तरह नहीं टूटा। आज यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, एसटीएफ कई साल से जमालुद्दीन की जांच कर रही है। वो धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था, इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। उस पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई चलती रहेगी। जो कठोरतम कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों में इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ ने जांच करके जो तथ्य निकाले हैं उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी, तो उसमें ये कार्रवाई की जा रही है और ये एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, छांगुर बाबा जैसे जल्लादों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में थे। यहां योगी ने कहा कि जमालुद्दीन ने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया, उनका सौदा किया, ये देश विरोधी काम है। योगी ने कहा, ऐसे समाज विरोधी, देश विरोधी एलिमेंट पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जमालुद्दीन ने मजहब को धंधा बनाया, कन्वर्जन का खेल रचाया, अरबों की प्रॉपर्टी बना ली। जमालुद्दीन भी समाज में फैले जहर का एग्जाम्पल है। उसने अपने चारों तरफ एक किला बना लिया, पैसे और मजहब के नाम पर अपना रसूख बना लिया। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार न होती तो जमालुद्दीन पीर बाबा बनकर लोगों को एक्सप्लॉइट करता रहता, उसे कोई कुछ न कहता। योगी की नीति साफ है, वो ऐसे अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करते। उनकी नजरों में बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला जल्लाद है और जल्लाद को सजा जरूर मिलेगी। कम से कम इसके बारे में लोगों को कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के इशू पर आज जमकर हंगामा किया। वैसे तो आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन पटना को छोड़कर दूसरे शहरों में इसका कोई ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। पटना में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे, इसलिए पटना में भीड़ भी अच्छी खासी थी। ट्रैफिक को रोका गया, जगह जगह रेलवे ट्रैक पर बैठे कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोका। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। सारे नेता एक खुली गाड़ी में सवार होकर पटना के इनकम टैक्स चौराहे से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ निकले, लेकिन पुलिस ने चुनाव आयोग के दफ्तर से करीब 100 मीटर पहले विधानसभा के पास बैरिकेड लगाकर महागठबंधन के नेताओं को रोक दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने वहीं पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान की लाल किताब जेल से निकाली और कहा, जिस तरह महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी की गई, उसी तरह बिहार में भी धांधली की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटर्स बढ़ाए गए थे और बिहार में वोटर्स के नाम काटकर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महागठबंधन बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रही साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। राहुल की बात को आगे बढ़ाया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने कहा, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो। चुनाव आयोग ने मोदी आयोग हो गया है। अब हार रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम की तैयारी चल रही है।
राहुल और तेजस्वी को जवाब दिया बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने। विजय सिन्हा ने कहा, जब कांग्रेस जीते तो चुनाव आयोग अच्छा, जब बिहार में तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो चुनाव आयोग निष्पक्ष, और जब हार सामने दिखाई देने लगे तो चुनाव आयोग बेईमान। ये कौन सी बात है? विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी और राहुल दोनों संवैधानिक पदों पर हैं और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों अप्पू और पप्पू दोनों कंफ्यूज हैं। सोना के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, जमीनी सच्चाई से तो अवगत है नहीं। इन दोनों लोग अपने पद की गरिमा को मजाक बना रहे हैं। चुनाव आयोग एक जिम्मेवार संवैधानिक पद है, संस्था है, और आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इस तरह की हल्की बात कर करके संवैधानिक पद की गरिमा को गिराने का काम न करें। नहीं समझ में आए तो समझना चाहिए। चुनाव आयोग जब जिम्मेवारी के साथ आज आधे से अधिक फॉर्म जमा करवा लिए, पूरे देश में इतने शांतिपूर्ण ढंग से भी चुनाव करा लिए, पूरा विश्व जिसको सराहा, लोकतंत्र की मर्यादा को बढ़ाया, ये देश में के अंदर राजनीतिक जोकर के रूप में अपने देश को मजाक बनाने के लिए दोनों नेता प्रतिपक्ष अप्पू और पप्पू ये दोनों गैर जिम्मेदाराना बयान देकर करके ये हास्यास्पद स्थिति अपने लिए उत्पन्न कर रहे हैं। इसके बाद फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को पूरा इतिहास याद दिला दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार बंद की कॉल सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने की नीयत से दी गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस इशू पर सुनवाई होनी है। उससे पहले विरोधी दल मिलकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सीमांचल के इलाकों में अचानक वोटर्स की तादाद बढ़ गई है। जो नए नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हैं वो कौन हैं, देशी हैं या विदेशी हैं, इसका पता तो लगना चाहिए। इसका तेजस्वी विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत तो मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव है ना, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में, दिखाए ना। 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में 4 करोड़ लोगों ने आज तक फॉर्म कैसे भर दिया, मुझे बता दीजिए। ये भी सच्चाई है ना। और अभी 16 दिन बाकी है। तो चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, आप यहाँ पर सामान्यतः रहते हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है? और यही लोग मांग करते थे कि वोटर लिस्ट ठीक किया जाए, इसीलिए सवाल उठता है। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई और आज दबाव। तो मैं इसका निष्कर्ष क्या निकालूं? बहुत स्पष्ट है। आज महागठबंधन की रैली में 2 खास बातें देखने को मिली। पहली ये कि पप्पू यादव और राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार को उस गाड़ी से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी समेत महागठबंधन के सारे नेता सवार थे। अब दावा यह किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इन दोनों को पसंद नहीं करते। तेजस्वी के इशारे पर ही दोनों को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और दूसरी बात है कि आज महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग को तो कोसा, लेकिन किसी ने आज यह नहीं कहा कि 25 दिन में 7.5 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा। कल तक सारे नेता कह रहे थे कि चुनाव आयोग जादू की छड़ी घुमाएगा क्या, वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या देश भर में फैले बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई जाएगी। लेकिन आज सब इस मुद्दे पर खामोश रहे और इसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग ने आज डेटा जारी करके बता दिया कि पहले 15 दिन में 58% वोटर्स के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं और अभी भी 16 दिन बाकी हैं। आज शाम 6 बजे तक 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 4 करोड़ 53 लाख 89 हजार से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन को मिल चुके हैं। यह प्रोसेस 25 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान वोटर लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन अपना काम तेजी से कर रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के पिटीशन पर सुनवाई होगी। अब कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई सही है या गलत। इसलिए
इस मुद्दे पर सियासत करने के बजाय कल तक का इंतजार कर लेना चाहिए। आज महाराष्ट्र से एक बार फिर नेताजी की गुंडागर्दी की खबर आई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने खराब खाना परोसने का आरोप लगाकर कैंटीन के एक कर्मचारी की धुनाई कर दी। यह घटना कल देर रात हुई। संजय गायकवाड़ आकाशवाणी परिसर के विधायक निवास में ठहरे थे। उन्होंने रात को कैंटीन से खाना ऑर्डर किया। दाल चावल सब्जी कमरे में सर्व कर दी गई, लेकिन नेताजी को दाल में बदबू आने लगी तो दाल की प्लेट लेकर सीधे कैंटीन में पहुंचे और कैंटीन में मौजूद कर्मचारी पर लात घूंसों की बारिश कर दी। संजय गायकवाड़ की इस हरकत से एमएलए हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया। आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो संजय गायकवाड़ के खिलाफ एक्शन की मांग हुई। संजय गायकवाड़ भी कल परसों की दाल और सब्जी को एक पैकेट में लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। उन्होंने कैंटीन चलाने वाले की जांच की मांग की, लेकिन सभी पार्टी के विधायकों ने संजय गायकवाड़ के व्यवहार को गलत बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा यह मुद्दा सियासत का नहीं है, नेताओं के व्यवहार का है। संजय गायकवाड़ ने जो हरकत की है वो गलत है, उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। फडणवीस ने कहा अगर खराब खाना परोसा गया था तो संजय गायकवाड़ शिकायत करते, कैंटीन वाले के खिलाफ एक्शन होता, लेकिन खुद कानून हाथ में लेने का क्या मतलब। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को इस घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो व्हिडिओ मी देखील स्वतः बघितलेला आहे आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे ये वीडियो मैंने भी देखा है। ऐसा बर्ताव किसी को शोभा नहीं देता। ऐसी हरकत से सारे जनप्रतिनिधियों की इमेज खराब होती है। मुझे पता चला है कि विधायक निवास में सुविधाएं नहीं थीं, दाल सब्जी से बदबू आ रही थी, लेकिन इसकी शिकायत की जा सकती थी। उस पर क्या कार्रवाई होती है ये अलग मुद्दा है। मैं सभापति महोदय से अपील करता हूं कि वो इस पर ध्यान दें। अगर विधायक निवास में कुछ दिक्कतें हैं तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, लेकिन विधायक का इस तरह मारपीट करना वो सही नहीं है। इस तरह की घटना से विधायकों को लेकर जनता में गलत मैसेज जाता है। ये गंभीर मामला है। विधानसभा अध्यक्ष इसका संज्ञान लें और कार्रवाई करें। माननीय अध्यक्ष, चूंकि संजय गायकवाड़ एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे को मौका मिल गया। उद्धव ने कहा उन्हें तो लगता है कि संजय गायकवाड़ की हरकत देवेंद्र फडणवीस की इमेज को खराब करने की साजिश का नतीजा है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो एकनाथ शिंदे के इशारे पर किया जा रहा है, इसलिए फडणवीस को सावधान रहना चाहिए। ये भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का कुछ तो साजिश चल रही है। तो मुख्यमंत्री उन्होंने उनकी एंटेना जो है ऑन रखनी चाहिए। जानबूझकर ये सारी चीजें चल रही है, एक बड़ी साजिश है। इसके पीछे एक षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एसएनसी का तो दावा था कि वो चीफ मिनिस्टर बने, नहीं बनाया गया, तो उनको तो बेरहमी से वो इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपराध को भूलकर शिंदे के पीछे पड़ गए। फिर एकनाथ शिंदे सामने आए। देवेंद्र फडणवीस पहले ही कड़ा रुख दिखा चुके थे, इसलिए शिंदे ने सीधे सीधे अपनी पार्टी के विधायक का बचाव तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि संजय गायकवाड़ को खराब खाना दिया गया था, उसे खाकर उनकी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। लेकिन गुस्से में किसी के साथ मारपीट करना ठीक नहीं है, वो गायकवाड़ को समझाएंगे। आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार निवासमधील निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाबद्दल तक्रार केली नाही, तर त्यांना स्वतःच त्याचा अनुभव आला आणि जेवल्यानंतर त्यांना जेवतानाच त्याला वांती आणि उलटी झाली, उलटी हो गया, वोमिटिंग हो गया, और इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर वो मारपीट की। उसका मैं समर्थन नहीं करूँगा, और हम लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, तो हमारी जिम्मेदारी है कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास अधिकार है। तो अगर जिधर गलत होता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मारपीट करना ये उचित नहीं। शिंदे कह रहे थे कि वो समझाएंगे, लेकिन उनके समझाने का संजय गायकवाड़ पर कोई असर तो दिखाई नहीं दिया। उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि विधानसभा से बाहर आकर संजय गायकवाड़ ने कहा वो बाला साहब ठाकरे के चेले हैं। बाला साहब ने यही सिखाया है कि कोई गड़बड़ी करे तो कान के नीचे बजाओ।
अब अगर उन्हें फिर से खराब खाना मिला तो वो फिर से कैंटीन के कर्मचारियों को पीटेंगे। कैंटीन में मैं 30 साल से आ रहा हूँ और हर बार की इनकी कंप्लेंट है कि खाना बहुत खराब देते हैं। कल रात में मैं रूटीन टाइम पे जब खाने के लिए मैंने रूम पे ऑर्डर किया, दाल चावल और चपाती, सादा खाना मैंने मंगाया। यही खाना है वो? यही खाना है। आप इसका स्मेल देखिए कितना खराब आ रहा है। पहला नहीं वाला खाया तो मुझे बहुत गंदा लगा, दूसरा खाया तो मुझे वोमिटिंग हुई। सो मैं वही परिस्थिति में मैं नीचे गया कैंटीन के अंदर। अगर ये आमदार को ऐसा खाना खिलाते और 4 बार समझाने के बाद, तो ये कैंटीन में तो महाराष्ट्र के लाखों लोग सालाना आते हैं। तो एक ही कंट्राक्टदार को 30 साल से कंट्रैक्ट क्यों दिया जा रहा है? आप लोगों को क्या मारना चाहते हो क्या? मैं किसकी परवाह नहीं करता। मैं हाथ जोड़ के समझाने के बाद में सारी भाषा में समझने का कोई मानता नहीं है, तो शिवसेना स्टाइल हमारी यही है। तो फिर अगली अगर वापस खाना इस तरह से वापस मिला तो फिर यही विषय दोहराया जाएगा, फिर यही हाल हो जाएगी। विधायक संजय गायकवाड़ ने जो किया वो शर्मनाक है। सत्ता के नशे में डूबकर उन्होंने कैंटीन के कर्मचारी पर हाथ उठाया, जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए। अपने से कमजोर पर हाथ उठाना बहुत आसान होता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठीक कहा कि अगर खाने से कोई शिकायत थी तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती थी, मारपीट करने की क्या जरूरत थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सुनकर भी विधायक को होश नहीं आया, गलती का एहसास नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं अगर खराब खाना फिर मिला तो फिर से पिटाई करेंगे। ये निहायत ही घटिया मानसिकता है। इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना चोरी। ऐसे विधायक के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए, उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए और विधानसभा में सभी पार्टियों को मिलकर ऐसे उद्दंड विधायक के खिलाफ एक्शन की मांग करनी चाहिए, क्योंकि एक एमएलए ऐसी हरकत करता है और बदनामी पूरी विधानसभा की होती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। दुर्भाग्य की बात है, उद्धव ठाकरे को इसमें भी राजनीति सूझ रही है, मजा आ रहा है। उन्होंने एमएलए की हरकत को शिंदे की साजिश बता दिया, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ षड्यंत्र करार दे दिया। विधायक के अपराध को राजनीतिक रंग देने का मतलब है उसे बचने का रास्ता देना, उसके अपराध की गंभीरता को कम करना। आज गुजरात में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाले गंभीरा ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया और इस हादसे में 13 लोगों की दुखद मौत हो गई। चूंकि हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, इसलिए ब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन ब्रिज का जो हिस्सा गिरा उस हिस्से पर जो 5 गाड़ियां थी वो मलबे के साथ सीधे नदी में जा गिरी। लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। 2 ट्रक, 2 वैन और एक ऑटो रिक्शा ब्रिज के टूटे हिस्से के साथ नदी में समा गए। एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर था, ट्रक के 2 पहिए हवा में लटक गए, लेकिन पूरा ट्रक नदी में गिरने से बच गया, इसलिए इस ट्रक में सवार लोग बच गए। इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। हादसे के बाद आसपास के गांव वालों ने नदी में डूबी गाड़ियों से लोगों को निकाला। 9 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद रेस्क्यू टीम्स भी मौके पर पहुंच गई। हादसे के शिकार लोगों को नदी से निकालने के लिए डाइवर्स उतारे गए। वडोदरा के एसपी रोहन आनंद ने कहा पुल के बीच 10 से 15 मीटर का हिस्सा गिरा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद हादसे के कारणों की जांच की जाएगी। 7:30 बजे के आसपास ये मुजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। स्थानिक तंत्र के सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और एक रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई है लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस फादर सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएसजी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। हालांकि लोकल लोगों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां नदी में दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाइक जैसे छोटे वाहन नदी के तेज बहाव में बह गए, इसलिए उन्हें खोजने की जरूरत है। मेरा मुझको दरियापुरा गांव के एक इको गाड़ी भाड़े करके बगदाना जाने वाला था। वो सुबह 7 बजे निकला। वो 7:30 बजे मेरे को मालूम पड़ा। मैं घर पे दौड़ के आया तो उधर ही एक रिक्शा, एक ट्रक और एक इको, एक मैक्स, खुला मैक्स लोडिंग, वो सब अंदर पड़ा था।
वो सब गांव लोगों ने इधर उधर फोन करके सब आया। 8 बजे से है और यहाँ वो एक को थे, उसको दोरडे से बहुत के बाहर निकाले, उसमें से कई सारी बॉडियां भी निकाली और उससे पहले 2 लोग जीवित थे, उसको हॉस्पिटल में बेच दिया गया है। हमने वो गाड़ी को रस्सी से बांध के गांव लोगों ने खींच के निकाला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत देश के बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया। सरकार ने मरने वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा, इस कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वडोदरा ग्राम्य અને આનંદ જિલ્લાને જોડતો બ્રિજ वडोदरा और आनंद के बीच महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज आज टूट गया। मुख्यमंत्री को जैसे घटना की खबर मिली वैसे ही एक हाई पावर कमेटी को दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया। इस कमेटी से जल्द जांच की रिपोर्ट देने को कहा गया है। मेडिकल टीम भी घटना स्थल पर मौजूद है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जरा सोचिए, आप किसी ब्रिज से गुजर रहे हो और अचानक आपके नीचे से सड़क ही निकल जाए, ये मंजर सोचकर ही रूह कांप जाती है। आज जो ब्रिज गिरा वो 40 साल पुराना था। इसका उद्घाटन 1985 में हुआ था। इस पुल की हालत काफी खराब हो गई थी। वडोदरा के जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने इस ब्रिज की हालत को लेकर प्रशासन को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर बताया था कि पुल में वाइब्रेशन बढ़ गया है, इसलिए इसकी जांच की जाए, ब्रिज की स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाए। 2 महीने पहले अफसरों ने इस ब्रिज की जांच भी की थी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। इसमें आप पुल का वो हिस्सा भी देख सकते हैं जो आज गिरा है। उस हिस्से की साइड वॉल्स पर पट्टियां लगाकर उसे ढका गया था। गुजरात सरकार ने महिसागर नदी पर नया पुल बनाने की मंजूरी भी दे दी थी। 212 करोड़ की लागत से यह नया पुल बनना था। ये सब हो गया था, लेकिन इस ब्रिज पर ट्रैफिक बंद नहीं किया गया। जिन लोगों पर इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस ब्रिज की खराब हुई हालत की जानकारी सरकार को क्यों नहीं दी? और अगर जानकारी दी तो अफसरों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए और इस हादसे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आज कांवड़ यात्रा को लेकर भी परेशान करने वाली खबरें आई। मोदी नगर में कांवड़ियों के एक ग्रुप ने एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर दी। हालांकि सावन का महीना शुक्रवार को शुरू होगा, शुक्रवार से ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी, लेकिन बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लाने के लिए अभी से निकल चुके हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए हैं, लेकिन कल मोदी नगर में कांवड़ियों ने हंगामा किया। एक कार से कांवड़ियों के ग्रुप को हल्की सी टक्कर लग गई। इस दुर्घटना से एक कांवड़ खंडित हो गई और कुछ कांवड़ियों को भी चोट आई। इसके बाद कांवड़ियों ने मोटरसाइकिल से एक कार का पीछा किया, उसे रोककर कार ड्राइवर को बुरी तरह पीटा, गाड़ी को तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझाया, उन्हें शांत किया और फिर उनके जत्थे को रवाना कर दिया। पुलिस ने कार ड्राइवर राजीव शर्मा को कस्टडी में लिया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मोदी नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि ड्राइवर नशे में था। मेडिकल टेस्ट में यह बात कंफर्म हुई है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। थाना मोदी नगर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विफ्ट कार को रात चौकले से पूर्व कुछ कांवड़ियों द्वारा उसके शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंची। मौके पर जांच करने से प्रकाश में आया कि इस घटनास्थल से कुछ पूर्व स्विफ्ट कार द्वारा एक कांवड़ियों को हमने टक्कर मार दी गई थी, जिसके बाद उसके शीशे क्षतिग्रस्त किए गए हैं। चालक से वार्ता करने पर चालक नशे में प्रतीत हुआ। इसके बाद चालक राजीव शर्मा का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें इनके द्वारा अल्कोहल का सेवन करने की पुष्टि हुई है। जो कांवड़ी थे उनको सकुशल उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया तथा कार चालक राजीव शर्मा को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि प्रशासन ने कार के ड्राइवर की पिटाई करने वाले कांवड़ियों को जाने दिया और कार सवार के खिलाफ एक्शन लिया, इससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों में नाराजगी है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा, कांवड़ियों ने कार ड्राइवर और उनकी पत्नी की बहुत पिटाई की, उनका सिर फोड़ दिया, इसलिए प्रशासन को कांवड़ियों के इस उत्पात पर एक्शन लेना चाहिए।
गाड़ी में टक्कर मार दी गई थी तो कावड़िया भाग के यहाँ आए किसी मोटरसाइकिल वगैरह पर, उन्हें रोक कर उन्हें मारा पिटा, लिमिट से ज्यादा मारा। उनका काफी चोट आई है, सिर सबके फूटे पड़े, दोनों मियाँ बीवी के। मैम नहीं रुके कि कावड़िया की इससे, कावड़िया तो अपने प्रशासन से भी नहीं रुके। जब अपना प्रशासन आया था, अपने मोदनगर थाने के SHO साहब वगैरह थे, पूरा स्टाफ थे यहाँ पे, उनकी नहीं मानी उन्होंने। जो कुछ रात हुआ ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये तो आम पब्लिक है, थोड़ी बहुत टक्कर लग भी गई, चलो हम मानते हैं उनकी कावड़ उनकी अखंडित होगी, परंतु इस तरह मार पिटाई करने से उनकी कावड़ अच्छी थोड़ी हो जाएगी। फिर लोगों की बात सही है, हो सकता है कार का ड्राइवर नशे में हो सकता है नशे की हालत में उसने कावड़ी को टक्कर मार दी हो। कावड़ टूटने पर कावड़ी का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन गुस्से में किसी व्यक्ति की पिटाई करना, उसका सिर फोड़ देना, इसे कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। वैसे भी कांवड़ यात्रा एक तरह की तपस्या है। अगर इस धार्मिक यात्रा में कांवड़िए अपने गुस्से पर काबू न रख पाएं, संयम से न रह पाएं, तो फिर इस यात्रा का क्या फायदा। वैसे भी योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि प्रशासन कांवड़ियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखेगा, लेकिन अगर यात्रा के दौरान कोई कांवड़िया गड़बड़ी करेगा, दंगा करेगा, तो सख्त एक्शन भी होगा। इसलिए यात्रा पर निकले कांवड़ियों को योगी की इस बात का ख्याल रखना चाहिए और अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए, किसी के साथ खामखा मारपीट नहीं करनी चाहिए। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट प्लान की बात करके लोगों को चौंका दिया। असल में अमित शाह दिल्ली में सहकारिता से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सहकार संवाद नाम के इस प्रोग्राम में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोऑपरेटिव से जुड़ी महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद हो रहा था। सवाल जवाब भी हुए। महिलाओं ने अमित शाह को बताया कि प्राकृतिक खेती और दूध बेचने के काम से उन्हें कितना फायदा हुआ है। अमित शाह ने भी लोगों को बताया कि नेचुरल फार्मिंग कितनी जरूरी है और सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा वो जब भी रिटायर होंगे तो ऑर्गेनिक खेती करेंगे, नेचुरल खेती करेंगे, वेद और उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है। अमित शाह ने फायदे बताए प्राकृतिक खेती के, उसका महत्व समझाया। अमित शाह ने बात की वेद पुराण की, जीवन में उनकी आवश्यकता समझाई, लेकिन किसी ने उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अमित शाह ने बात शुरू करते समय इतना कह दिया था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब ये करूंगा। लोगों ने इसी बात को पकड़ लिया और असली बात भूलकर अमित शाह के रिटायरमेंट की चर्चा होने लगी। लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, अमित शाह फिलहाल कहीं नहीं जाने वाले। जल्दी रिटायर होने का उनका कोई इरादा नहीं है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का सरकारी आवास एक बार फिर सुर्खियों में आया। चीफ मिनिस्टर हाउस के रेनोवेशन के लिए जो 60 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया था, उसे आज रद्द कर दिया गया। टेंडर कैंसिल करने का एग्जैक्ट कार्यकारण तो नहीं बताया गया, लेकिन PWD तरफ से कहा गया यह टेंडर प्रशासनिक कारणों की वजह से रद्द किया गया। 60 लाख रुपए में रेखा गुप्ता के सरकारी घर में एयर कंडीशनर, टीवी और लाइटिंग लगाई जानी थी। जब यह खबर आई तो विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने इसे माया महल कह दिया था। रेखा गुप्ता को यह घर सिविल लाइंस इलाके में राजनिवास मार्ग पर दिया गया है। टेंडर रद्द करने के पीछे भले ही टेक्निकल रीजन दिया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल के शीश महल पर हुए खर्चे पर बीजेपी ने इतने सवाल उठाए थे कि अब रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर होने वाले खर्चे पर बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो जाता। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता, आम आदमी पार्टी के नेता हल्ला मचाते, इसलिए 60 लाख के टेंडर को वापस ले लिया गया। वृंदावन में एक परिवार की लापरवाही से उनके पेट डॉग की दुखद जान चली गई। असल में एक कपल बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने वृंदावन पहुंचा था। उन्होंने अपने डॉग को कार में ही छोड़ दिया, गाड़ी के शीशे बंद कर दिए और दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। गाड़ी तेज धूप में खड़ी थी, खिड़कियां बंद थी, डॉग का दम घुटने लगा।
वो भौंककर मदद की गुहार लगाने लगा, चिल्लाता रहा। पार्किंग के कर्मचारी कार के पास पहुंचे, उन्होंने गाड़ी खोलने की कोशिश की। कार का दरवाजा जब तक खुला, डॉग को बाहर निकाला गया, तब तक वो बेहोश हो चुका था। लोग डॉग को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। ऐसे मंदिर दर्शन का क्या फायदा जो किसी मासूम की जान ले ले? ऐसे लोगों को तो भगवान भी आशीर्वाद नहीं देंगे। ये डॉग पति पत्नी का अपना था, वो इसे प्यार करते थे, लेकिन जरा सी लापरवाही कितनी दर्दनाक साबित हुई। अब ये लोग अपने आप को जीवन में कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस घटना से हर डॉग लवर को सीखना चाहिए। और डॉग्स इंसानों के कितने बड़े दोस्त होते हैं, इसका एक उदाहरण हिमाचल प्रदेश से मिला। हिमाचल के मंडी में जब बादल फटा और बाढ़ आई, तो एक परिवार को उसके डॉग ने खतरे की वार्निंग दी। पूरे परिवार को चिल्ला चिल्ला कर अपनी कोशिश से सावधान किया और बचा लिया। घटना मंडी जिले के स्याठी गांव की है। देर रात अचानक तेज बारिश हुई, तबाही मची हुई थी। स्याठी के रहने वाले ललित कुमार के घर के चारों तरफ पानी भरता जा रहा था। उनका पेट डॉग पूरे परिवार को आगाह करने के लिए लगातार भौंक रहा था। कुत्ते के भौंकने से ललित कुमार की नींद खुल गई। उन्होंने देखा घर के चारों तरफ पानी भर गया है, घर बह सकता है, तो ललित ने पूरे परिवार को अपने दादा के घर पर पहुंचाया। इसके तुरंत बाद उनका घर बाढ़ में बह गया। घर के साथ उनका डॉग भी बह गया। हालांकि अगली दिन सुबह कुछ दूरी पर घर के मलबे के साथ डॉग सुरक्षित मिला, जिसे परिवार के लोग निकाल कर ले आए और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने डॉग का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 30 तारीख को रात को 12:30 बजे के बीच इतनी बारिश हो रही थी, हद से ज़्यादा। जो मैंने घर में एक छोटा सा डॉग पाल के रखा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। जैसे मेरी नींद खुली तो मैं जब घर से बाहर निकला तो फिर इतनी बारिश पड़ी थी कि बाहर निकला तो पानी पानी था। जो घर के साथ में ही को जितना घर की लंबाई थी, वहाँ पे एक लंबी लाइन चली गई जो कम से कम 2 फुट की थी। मैंने जल्दी से अपनी फैमिली को बाहर निकाला और उनको अपने दादा दादी के घर ले गया। जैसे दादा दादी के घर में पहुंचा तो मैंने जब दोबारा अपने घर को देखा तो हवा में बह गया और उसी के जो नीचे मंजिल में जो हमारा डॉग था वो भी नीचे उसी घर के साथ नीचे को बह गया था, जिसको मैंने दूसरे दिन शाम के टाइम 4:30 बजे के बीच जो है मैंने उसको निकाला। कुत्ते ने परिवार की जान बचाई। आज परिवार वाले इस वफादार जानवर को थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन जब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे तो डॉग को साथ नहीं ले गए। ये तो किस्मत अच्छी थी कि परिवार को बचाने वाला मलबे में बहकर भी बच गया, वरना ये लोग भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।